ये जो सेकंड टॉपिक है पेज नंबर 10 पे है। इसमें लिखा है फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। फंडामेंटल का मतलब बेसिक, मूलभूत। अब व्हाट आर द फंडामेंटल और बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कोई भी इकोनॉमी के अंदर बेसिक या तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, यानी जिस प्रॉब्लम के बेस के ऊपर कोई भी इकोनॉमी को चलाना पड़ता है। हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सोल्व इन फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। देखो, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी का मतलब फ्री मार्केट, जिसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती उसको फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी बोलते हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल और मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। अब ये प्रॉब्लम्स को डायग्राम से अपने समझाना है। इसमें सबसे पहला जो बेसिक प्रॉब्लम वो आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है वो सबसे पहला, उसको बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वेचनी। पेज नंबर 8 पे, सॉरी, अलोकेशन यहाँ है। पेज नंबर 8। द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए और हाउ मच, यानी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने चाहिए। वी नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होता, वो लिमिटेड। इसका मतलब सप्लाई उसकी स्कैरसिटी में, यानी अछत के भाई स्कैरसिटी। बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड है। सो द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। यानी अब इकोनॉमी डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में। दिस मीन्स इकोनॉमी हैज टू अलोकेट। पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी रिसोर्सेज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, उसको अलोकेट करेंगे। अलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी वेच नहीं करिए, अलग अलग प्रकारना गुड्स ने प्रोड्यूस करवा માટે। इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर इकोनॉमी। बस यहाँ સુધી પછી हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ने कैंसिल करो। फर्दर इट हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आप देखो, ये अंडरलाइन करो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को। जिसमें जो कंज्यूमर गुड्स है, इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स यानी जो इंसान अपने जैसे यूज करते हैं ना, वो कंज्यूमर गुड्स यानी वो फिनिश गुड्स बोला जाता है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स है उसको कौन यूज करेगा, कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन करने वाले लोग यूज करते हैं। जैसे मुझे अगर समझो किसी चीज का प्रोडक्शन, जैसे फर्नीचर बनाना हो, तो इसमें मशीन का यूज करूंगा, वो कैपिटल गुड्स है। એટલે આ મૂડી વસ્તુઓ કહેવાય, राइट। अब देखो, ये जब अभी तक जो सीखा उसके अंदर क्या देखा कि यहाँ इकोनॉमी के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितने प्रोड्यूस करने, यानी कितनी क्वांटिटी के अंदर। इसके पीछे के रीजन दो है। सबसे पहली बात तो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो लिमिटेड है, और दूसरा हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड है। इसीलिए हमको पता करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करनी है। इसलिए हमको रिसोर्स, यानी जो भी हमारे पास ज़मीन है, लेबरर्स है, हमारे पास जो कैपिटल है, या हमारे पास जो जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप है, इन सब का यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे यूज करेंगे वो देखना पड़ेगा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए वही पीपीसी का हुआ है, देखो नीचे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, बराबर। सी पॉइंट के ऊपर इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है O C1, दिख रहा है O C1। इकोनॉमी यूज कर रही है O C1 जितना कंज्यूमर गुड्स को, और OK1 जितना कैपिटल गुड्स को वो प्रोड्यूस कर रही है। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन हुआ कि सी पॉइंट के ऊपर आप कितने गुड्स प्रोड्यूस कर पाओगे। सी पॉइंट के ऊपर आप O C1 कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करते हो,
और OK1 कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। और अगर हम बात करें डी पॉइंट की, तो अगर समझो कि हमको ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, क्या करने हैं, कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाने हैं, हमको सी से डी पर आना पड़ेगा। क्योंकि डी के ऊपर आप देख सकते हो कि कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। यानी O C1 से अब कितना प्रोड्यूस हो रहे हैं, O C2 जितना प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उसके सामने आपको छोड़ देने पड़ेंगे प्रोड्यूसर गुड्स कितने, K1 से लेके K2 तक उसको आपको छोड़ देना पड़ेगा। मतलब प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कितना कम हो गया, OK2 तक आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सी पॉइंट देखता हूं तो सी पॉइंट के ऊपर मुझे OK1 कैपिटल गुड्स मिलते हैं और O C1 कंज्यूमर गुड्स मिलते हैं। लेकिन अगर मैं कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहता हूं तो मुझे O C2 के ऊपर कंज्यूमर गुड्स मिलेंगे और C1 C2 जितना वो इंक्रीज हो जाएंगे। और OK1 की जगह पे OK2 यानी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन K1 K2 जितना कम हो जाएगा। यही चीज बाजू में लिखी है, देखना। तो ज्यादा क्वांटिटी अगर कंज्यूमर गुड्स की मुझे प्रोड्यूस करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी PPC के ऊपर सी से डी के ऊपर मुझे मूव करना पड़ेगा। और अगर मैं डी के ऊपर मूव करता हूं तो मेरा प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स का कितना होगा, OC2, और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होगा OK2, राइट। सो इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स राइज फ्रॉम OC1 टू OC2, और प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स का फॉल हो जाता है OK1 से OK2। ये पहला प्रॉब्लम समझ में आई है। अब इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। अब पहला क्या था, अलोकेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। अब दूसरे में क्या आएगा कि प्रोड्यूस कैसे करेंगे। अब तुम्हारे पास रिसोर्स आ गए, तुम्हारे पास रॉ मटेरियल आ गया, तुम्हारे पास लेबरर्स आ गए, तुम्हारे पास कैपिटल आ गए, तुम्हारे पास मैनेजर्स आ गए। आप उनको यूज करके कौन सी मेथड यूज करेंगे कि जिससे प्रोडक्शन हम अपने कंट्री में सबसे अच्छा कर पाए। तो देखें, हाउ टू प्रोड्यूस में आता है चॉइस ऑफ प्रोडक्शन मेथड या तो टेक्निक, उत्पादन पद्धति। The next problem of economy is to decide how to produce goods and services. This means to decide the combination of resources and the technique और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहाँ लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी कंट्री पूरी तरह से कैपिटल इंटेंसिव, पूरी तरह से लेबर इंटेंसिव हो सकती है। अब अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव रहता हूँ तो मतलब लेबर को मैं यूजर नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं लेबर इंटेंसिव मतलब श्रम प्रदान न कर रही है ना, तो अपने मूडी नो उपयोग नहीं करिए। और अगर कैपिटल इंटेंसिव यानी मूडी प्रधान रही है तो श्रम नो उपयोग नहीं करिए। इसी तरह से अपने देखे आगे, देखो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दो टेक्निक्स है। पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक श्रम प्रधान, और कैपिटल इंटेंसिव पेज नंबर 9 के ऊपर लिखा है। कैपिटल इंटेंसिव में क्या आएगा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ कैपिटल को यानी मशीन्स को यूज करेंगे, पैसे को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्स मोर लेबर आएगा, अबाउट निकाल दो, उसकी जगह लेबर लिखो। जहां अबाउट लिखा है वहां पे अपने लेबर लिखना है। बट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उसके अंदर क्या जरूरत पड़ती है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी कंट्री 100% कैपिटल इंटेंसिव नहीं हो सकती, क्योंकि सब मशीन से काम नहीं ले सकते, सब पैसों से काम, इंसान की जरूरत तो पड़ेगी। इसी तरह से हर कंट्री, कोई भी कंट्री पूरी तरह से लेबर इंटेंसिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई जगह तो मशीन या तो कैपिटल का इस्तेमाल उसको करना पड़ेगा। तो कंट्री शुड सिलेक्ट दैट फैक्टर कॉम्बिनेशन एंड दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच कैन प्रोड्यूस गुड्स एट लोवेस्ट कॉस्ट। अब इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे लेबर रेट ज्यादा है, जहाँ जहाँ लोग ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा मिल जाते हैं, उस कंट्री के अंदर क्या करना चाहिए, उस कंट्री के अंदर अपने को लेबर इंटेंसिव यूज करना चाहिए। लेकिन जहाँ हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे के अंदर इंसान कम है, लेकिन वहाँ पैसे बहुत ज्यादा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे। अब देखो यही बात आगे लिखी गई है कि ये डिपेंड किस पे करता है। नाउ दिस डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर प्राइसेस। फॉर एग्जांपल, इफ लेबर इज चीपर इन द इकोनॉमी, देन इकोनॉमी विल यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। चीपर यानी सस्ता, यानी अगर लेबर यहाँ पे सस्ता है, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में लेबर सस्ता है तो यहाँ पे अपने लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे। चाइना में लेबर सस्ता है तो चाइना में भी लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे सर। सिमिलरली अगर कैपिटल चीपर है देन इकोनॉमी विल यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि जैसे मैंने नॉर्वे का एग्जांपल दिया,
तो नॉर्वे के अंदर इंसानों को लाना, उनको वहां पे रखना, उनको काम देना, ये सब में ज्यादा खर्चा होता है। उनको सस्ता क्या लगता है? मशीन और कैपिटल ज्यादा सस्ती लगती है, इसीलिए वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं। तो ये दो चीजें। सेकंड में क्या देखा आपने? मेथड में क्या देखा? दो चीजें, कि आपके पास दो अलग अलग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है। पहली टेक्निक कौन सी? लेबर इंटेंसिव। दूसरी टेक्निक कौन सी? कैपिटल इंटेंसिव। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हो तो क्या देखोगे कि आपकी कंट्री में लेबर अवेलेबल है कि नहीं, और अगर अवेलेबल है तो चीप अवेलेबल है कि नहीं, वो देखा जाएगा। और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव देखना चाहते हो तो आपकी कंट्री में कैपिटल चीप होनी चाहिए, और वो इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए, आसानी से मिल जाए वैसे भी होनी चाहिए, तब जाके हम इसको यूज कर पाएंगे ना। For whom to produce? Any problem of distribution of national product. The third basic problem is how to distribute the goods. अब किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो आप? टारगेट कौन है आपके कस्टमर्स? तो यहाँ पे the third basic problem is how to distribute the goods among people of this society. The distribution of national output depends upon the distribution of national income. अब नेशनल आउटपुट यानी नेशनल प्रोडक्शन, राष्ट्रीय उत्पादन, नेशनल आउटपुट यानी, और नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आवक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वहेंचनी। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। आवकनी असमान वहेंचनी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या हुआ? आवकनी असमान वहेंचनी। सो रिच पीपल गेट अ लार्ज शेयर इन टोटल आउटपुट। तो पैसे वाले को ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, ज्यादा चीजें मिल जाती है, ज्यादा हिस्से मिल जाते हैं हर चीज में। एंड पुअर पीपल गेट अ स्मॉल शेयर इन टोटल आउटपुट। और जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ही कम हिस्सा मिलता है। So a problem arises that how to make proper distribution of national income among the people. तो हम यहाँ पे सवाल इस बात का कर देंगे कि हम नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, नेशनल इनकम को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये सवाल आता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में ये आता है कि जिसको जरूरत हो उसके पास वो चीज पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि जरूरत को अपने मेजर कैसे करेंगे? तो हम मेजर करेंगे परचेसिंग पावर से, यानी तुम्हारी खरीदने की ताकत से। तो यहाँ पे सवाल वहीं पे आके अटक अटक जाता है कि जिसके पास पैसे ज्यादा है उसकी खरीदने की ताकत भी ज्यादा है, और वो ज्यादा चीजें खरीद पाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से नहीं हो पाएगा। तो सरकार ये डिसाइड करती है कि जो गरीब है वहां तक हर चीज पहुंचनी चाहिए जो उसको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब आता है द प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तीन बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ से जो है ना, वो नई इकोनॉमिक्स के अंदर ऐड हुए हैं। पहले तीन समझा देते हम पहले, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तीन प्रॉब्लम समझा देते हो, बराबर। अब ये जो दूसरे आ रहे हैं ना वो तुम्हारे बेसिक प्रॉब्लम से ऊपर है। द प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता। वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब ये कि अगर मैं कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्शन जिन चीजों का हो रहा है उनसे लोगों का वेलफेयर यानी भला होना चाहिए, उनको हर चीज में सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। अगर सेटिस्फेक्शन ना मिले तो जो चीज हम बना रहे हैं उसका कोई मतलब बनता नहीं है। वी नो दैट द रिसोर्सेज आर स्केर्स, देयरफॉर देयर शुड बी मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हमारे पास जितने रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट होना चाहिए। यूटिलाइजेशन मतलब यूज, इस्तेमाल, वपराश, यूटिलाइजेशन। और वो इफेक्टिव होना इसका मतलब ये कि सही आदमी के हाथ तक पहुंचना चाहिए। द रिसोर्सेज शुड बी allocated and utilized in such a way that producers are able to produce maximum possible output at lowest cost and the consumers are able to get maximum satisfaction। यानी दो लोग हैं, देखो तुम्हारी इकोनॉमी में दो लोग होते हैं, एक वो लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, एक वो लोग जो कंजम्पशन करते हैं। यानी प्रोड्यूस करने वाले उत्पादन करेंगे, कंज्यूम करने वाले उन चीजों को कंज्यूम करेंगे। अब जब प्रोड्यूस करते हैं ना वो क्या चाहेंगे कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट यानी प्रॉफिट मिलना चाहिए। और जो कंज्यूम करते हैं वो क्या चाहेंगे, मुझे जो चीज के लिए मैंने पैसे खर्च किए उसके अंदर से मुझे पूरी वसूली मिलनी चाहिए, यानी मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन उसमें से मिलना चाहिए। दोनों के टारगेट अलग अलग है। देखो, फॉर दिस पर्पस एन इकोनॉमी शुड अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी एज वेल एज टेक्निकल एफिशिएंसी। अब सवाल इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी क्या? इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम इकोनॉमी के अंदर कोई भी चीज का वेस्ट नहीं करेंगे, कर कसर करવું क्या इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी कर कसर। पैसे बचाना, चीजों को बचाना, अननेसेसरी इस्तेमाल रोकना,
बगाड़ वेस्ट अटकाना उसका। और टेक्निकल एफिशिएंसी मतलब टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे कम खर्चे में ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो पाए। दिस विल लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, अंडरलाइन करो। इससे क्या मिलता है आपको? डेवलपमेंट और ग्रोथ। अब दो चीजें, डेवलपमेंट अलग है, ग्रोथ अलग है। डेवलपमेंट का मतलब क्या? डेवलपमेंट यानी किसी चीज के अंदर सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ना, क्वालिटी भी उसकी इंप्रूव होना। सिर्फ उसके अंदर ऐसा नहीं कि खाली प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन जो प्रोडक्शन बढ़ा है उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो। उसको अपने क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एफिशिएंसी, बराबर। और ग्रोथ का मतलब खाली क्वांटिटी बढ़ना। अब वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, इट इज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ पीपल व्हेन इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज वेलफेयर ऑफ पीपल विदाउट रिड्यूसिंग द वेलफेयर ऑफ इवन अ सिंगल पर्सन। एक सिंपल सी बात बोलूं, अगर समझो कि मैं किसी के पास से पैसे छीन लेता हूं, तो मेरा तो भला हो गया ना। लेकिन उस इंसान के पास से पैसे गए तो उसका नुकसान हो गया। इसी तरह से मैंने किसी को चीट किया, यानी किसी को गलत चीज पकड़ा दी और उसके पास से पैसे ले लिए, बराबर ने। तो यहाँ पे भी उसका नुकसान हुआ, मेरा फायदा हुआ। जबकि यहाँ पे अपने वेलफेयर इफेक्टिवनेस है, तो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या बताया गया है कि आप मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर सुखाकारी के भाई, वेलफेयर એટલે शुद्ध गुजराती में वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, यानी अगर सब लोगों का भला करना है तो कैसे होना चाहिए? अगर मैं अपना फायदा देख रहा हूं तो मैं सामने वाले का भी फायदा देख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं कोई चीज किसी के पास से छीन लूं। उसको वही चीज प्रोवाइड होनी चाहिए जिसके सामने वो पैसे खर्च कर रहा है, और वो पैसे मुझे मिलेंगे तो मेरा भी फायदा, और उसको चीज मिली तो उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ये दोनों का फायदा हो ना, उसको क्या बोलेंगे? वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन बोलेंगे। लेकिन अगर किसी एक इंसान का फायदा हुआ ना, तो वहां पे तुम्हारे लिए चीटिंग या तो एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण करवानी शुरुआत थी इनके भाई। नाउ प्रॉब्लम ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, या तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अनदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। लेबर का फुल एम्प्लॉयमेंट होना, इसका मतलब लेबरर्स को पूरी पूरी तरह से काम मिलना चाहिए। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके से होते हैं, यानी बेरोजगारी। पहले संपूर्ण बेरोजगारी, यानी आदमी को काम मिलता नहीं है। फिर उसके बाद में क्या? कभी कभी काम मिलता है, कभी कभी काम नहीं मिलता। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको दिन के अंदर 3-4 घंटे खाली काम मिलता है, उसके बाद में काम नहीं मिलता, तो उसको है ना अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, यानी अपूर्ण बेरोजगारी। उसको पूरी तरह से काम नहीं मिल रहा है लेकिन काम मिल तो रहा है, ऐसा। तो ये दोनों ही गलत है, क्योंकि अगर आप इंसान को 8 घंटे काम नहीं करवा सकते तो इसका मतलब आप उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे दो। तो अगर 8 आवर्स पर डे अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 8 घंटे का काम मिले तभी एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो 8 घंटे का काम उस तक पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। अभी वही बात चल रही है ना। अनदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। फुल एम्प्लॉयमेंट संपूर्ण रोजगारी, लेबर और फुल यूटिलाइजेशन मतलब संपूर्ण वपराश ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, यानी इंडिया जैसी डेवलपिंग विकासशील देश, देर इज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। सोच लो अगर हमारे यहाँ का एक एक बंदा पूरी तरह से एम्प्लॉयड हो जाए ना, तो इसका मतलब हमारी कंट्री के अंदर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबरर्स हुआ। अब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबरर तब हो पाएगा जब हमारे सारे दूसरे रिसोर्सेज का तुम बराबर से यूटिलाइजेशन करते हो। जमीन का पूरा इस्तेमाल हो, जितने भी जमीन में से निकलने वाले रिसोर्सेज है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल हो। कंस्ट्रक्शन करे, फैक्ट्री के अंदर काम करने वालों को पूरी तरह से काम दिया जाए, तो यहाँ पे किसी का भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा। टू एंश्योर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, और उसके बाद में इंश्योर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके ही आप क्या कर सकते हो? रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हो। हमेशा कोई भी नया मशीन आता है नहीं तो ऐसा सोचा जाता है, और 99% केसेस के अंदर सही भी होता है कि नया मशीन लेबर बचाता है और कॉस्ट बचाता है और साथ में एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। तभी नए मशीन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो पुराना मशीन उससे खराब, अगर नया मशीन निकलने वाला हो तो नए मशीन को खरीदेगा कौन?
तो बेटर कंडीशन में लाने वाले मशीन हमेशा कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं। अब इसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो ये वाला अपने ने पीबीसी के टाइम पे किया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के टाइम पे अपने ये ग्रोथ वाला किया था। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। चलो तुमने एक काम किया कि चलो तुम्हारे पास जितनी जमीन हो उसका पूरा यूज कर लिया तुमने, अभी जो जमीन के ऊपर आप हो उसका यूज कर लिया तुमने। अब उस जमीन के ऊपर आप एक लेवल तक प्रोडक्शन कर पाओगे। अब अगर वो जमीन पूरी की पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है तो अब जरूरत पड़ती है कि दूसरी जमीन लाओ। ये ग्रोथ ऑफ रिसोर्स हुआ। अगर एक इंसान को तुमने 8 घंटे का पूरा काम दे दिया तो इसका मतलब अब दूसरे इंसान की जरूरत पड़ेगी 8 घंटे से ज्यादा के काम के लिए। तो ये ग्रोथ ऑफ रिसोर्स हुआ। बराबर इसी तरह से तुम्हारे पास जितने पैसे, उस पैसे का तुमने पूरी तरह से रिप्लेशन कर लिया, तो इसका मतलब अब अगर तुमको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो नई कैपिटल लानी पड़ेगी। ये ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस हुआ। बराबर। तो अब देखिए, फॉर दिस पर्पज एन इकोनॉमी शुड allocate sufficient resources, more resources for production of capital goods and for research and development activities to develop new technology। यानी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन किसका करेंगे, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर उसको आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को यूज करो। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके सामने पुरानी टेक्नोलॉजी से ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है। If there is an increase in production capacity of a country and development of new technology, a country will be able to produce more quantity of goods। यानी अगर आप कैपेसिटी इंक्रीज करते हो तो ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा। For this purpose, economy has to decide what provision should be made for economic growth of a country। प्रोविजन यानी प्रावधान केवाय, यानी मतलब सुव्यवस्था કરવામાં આવેલી છે। यानी आपने क्या किया कि जिससे रिसोर्सेज का ग्रोथ हो। तो हम यहाँ पे ए बी जो बाजू में डायग्राम है वो देख रहे हैं। इसमें तुम्हारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ओरिजिनल ए बी था, लेकिन अब अगर आप रिसोर्सेज का ग्रोथ करते हो, रिसोर्सेज को ज्यादा लेके आते हो, तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी ज्यादा प्रोडक्शन करने की ताकत तुम्हारे अंदर आएगी, तुम्हारी कंट्री के अंदर आएगी। तो हम ए डैश बी डैश की तरफ जाएंगे। डायग्राम ड्रॉ कराने के टाइम पे मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि डायग्राम पैरेलल होना चाहिए। तो शिफ्ट अपवर्ड लिखा है यानी ऊपर तरफ खस खसू के भाई, शिफ्ट अपवर्ड, ऊपर खसू। अब ये वाला देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। तो ये 6 प्रॉब्लम एक बार वापस देख लेते हैं अपने 4, 5 और 6 को। देखो पहले फोर्थ प्रॉब्लम में वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन में अपने क्या देखा, रिसोर्स का अलोकेशन ऐसे होना चाहिए कि प्रोडक्शन करने वाले को ज्यादा प्रॉफिट मिले और कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। और दूसरा ये लिखा है कि अगर किसी भी इंसान को बेटर करने के लिए किसी दूसरे इंसान का एक्सप्लॉयटेशन यानी उसका शोषण नहीं होना चाहिए। यानी कोई इंसान अगर ज्यादा पैसे कमा रहा है तो उसके कारण किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक इंसान बेटर ऑफ हो सकता है लेकिन किसी दूसरे को वो वर्स ऑफ यानी खराब कंडीशन में नहीं ला सकता। फिर उसके बाद में फुल एम्प्लॉयमेंट देखा और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हम एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज का इंक्रीज करेंगे और जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। फिर इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ देखा। इकोनॉमिक ग्रोथ में आपने ये देखा कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। अब प्रोडक्शन की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, तो नई टेक्नोलॉजी को यूज करके या नए रिसोर्सेज को ऐड करके यानी उमेरो करीने नहीं। तो इसके लिए हमने ये देखा कि पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ए बी से शिफ्ट होके ऊपर की तरफ जाता है, ए डैश बी डैश की तरफ। अब इसी चीज का एक्सटेंशन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी चीज के बारे में बताया गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीपीसी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑन पीपीसी। We can explain the basic economic problems with the help of following diagram। In the given diagram AB is PPC, वो तो दिखा आपने को, AB प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इट शोज दैट फुल एम्प्लॉयमेंट अगर होगा ने तो आप ए सी डी ई और बी इन पॉइंट में से किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करो तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट पूरा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी तरह से तुम्हारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ए बी कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट को यूज करेंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा। इट शोज दैट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अ कंट्री कैन प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन विच इज ऑन पीपीसी। इफ देर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
यानी अगर रिसोर्स का बराबर से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ और इनएफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, द एक्चुअल आउटपुट यू के ऊपर आएगा। देखो यू नीचे की तरफ है, दिखा? ये जो यू पॉइंट है ना, वो यू पॉइंट आपको ये शो कर रहा है कि आपका जो आउटपुट है ना, वो जितना आप चाहते हो उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। आप दो चीजों का प्रोडक्शन करते हो इकोनॉमी के अंदर, एक वीट है और दूसरा है क्लोथ। एक वीट और दूसरा क्लोथ, लेकिन दोनों का प्रोडक्शन यू पॉइंट के ऊपर कम होगा। जितनी आपकी कैपेसिटी है आपकी कंट्री की उससे कम होगा, इसको अंडर यूटिलाइजेशन यानी ओछो वपराश थયો रिसोर्सिस નો આપણે એમ કહી શકીએ, અથવા તો ઇનએફિશિયન્સી, બિન કાર્યક્ષમતા। If a country is able to ensure full utilization of its idle resources, idle यानी बेकार पड़ेला, IDLE याद રાખજો, IDOL લખી દેશો ને તો પેલું ઇન્ડિયન આઇડલ થઈ જશે, બરાબર ને? और IDEL यानी आइडियल यानी मेरा आदर्श, माय आइडियल। इट कैन इंक्रीज प्रोडक्शन, इट कैन मूव फ्रॉम पॉइंट यू टू पॉइंट सी और डी और ई, बराबर ने? यानी अपने ऊपर ये देखो सी डी ई मैंने आगे बताया ना, वो मैंने बताया कि सेम कर्व के ऊपर है, पर ये ने अपने मूव करने के लिए बताया गया है। तो अपने ऊपर वाले कर्व के ऊपर देखेंगे, यानी जो डॉटेड लाइन है ना उसके ऊपर है, यानी सी जो है वो ए डैश बी डैश के ऊपर है, राइट? तो ये सी पॉइंट पे अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो बी से ज्यादा होगा, ए से ज्यादा होगा, क्योंकि आपने रिसोर्सेज इंक्रीज कर दिए इसलिए। If there is increase in productive resources of a country, or if the economy makes progress in technology, its PPC will shift to the right, यानी PPC ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा और प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स विल इंक्रीज, यानी वीट और क्लोथ दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो हमने यहाँ पे दो बात सीखी, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अपने ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे कोई भी यू जैसा अगर पॉइंट हुआ तो उस पॉइंट के ऊपर आप प्रोडक्शन कंप्लीटली नहीं कर पाते, राइट?